कहानी का ये 11वां भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। धारा के घर वाले हवेली पहुंच गए थे। धारा अपने कमरे में आ गई थी। उसे तो पता ही नहीं था कि उसके घर वाले आज हवेली आ रहे हैं। सुबह से सबके लिए हलवा बनाकर और उनको देते वक्त सभी बड़ों के पांव छूना और फिर अंगूठी ढूंढने की रस्म जिसमें उसको भी बड़ा अच्छा लगा था। मान के साथ होने का एहसास अब उसे होने लगा था। इस घर परिवार से जुड़ाव महसूस होने लगा था अपनेपन का। कमरे में आराम करने आई थारा को थोड़ी थकान भी हो ही गई थी तो नींद लग गई। उसे बुलाने आए मान ने कमरे में आकर देखा सोफे पर बैठे हुए ही थारा सो रही है। सामने बैठकर मान ने अब उसका चेहरा ध्यान से देखा। बिल्कुल बदली सी लगी पहले वाली धारा से। सिंपल से कॉटन सूट और बालों को पोनीटेल में या अधिकतर उनका जोड़ा बनाकर कानों में छोटे छोटे से इयररिंग और एक हाथ में घड़ी। हमेशा बस इसी तरह देखा है धारा को उसने, पर आज और दिनों से बिल्कुल अलग लग रही थी और खूबसूरत भी। कुछ पल देखने के बाद उसने उसे आवाज लगा दी पर धारा नींद में थी तो सुना नहीं। अब बान को भी सुबह वाली बात याद आ गई जब धारा ने उस पर पानी डाला था। उसका मन हुआ कि वो भी पूरा जग धारा के सिर पर उड़ेल दे, पर वो ऐसा नहीं कर पाया, बल्कि थोड़ा और पास जाकर जोर से उसका नाम पुकारा तो वो चौंक कर उठ गई। सॉरी, लगता है डर गई। तुम सुनी नहीं रही थी, थोड़ा जोर से बोलना पड़ा। बैठे बैठे पता नहीं कब नींद लग गई, वो भी इतनी गहरी। धारा ने अपनी आंखों पर हाथ फेरते हुए कहा। नींद की वजह से पलकें भारी हो रही थी। मान बोला, रात में जल्दी सो जाना, पर अभी उठ जाओ, तुम्हारे पेरेंट्स और भाई बहन आए हैं, नीचे चलकर उनसे मिल लो। मान का इतना कहना था कि धारा की पूरी आंखें खुल गई। वो आंख फाड़े मान की तरफ देख रही थी, जैसे उसे कहीं बात का विश्वास ही ना हो। दादू ने बुलवाया है उनको, जरूरी था ना वो पेरेंट्स से तुम्हारे। तुम अपना होलिया थोड़ा ठीक कर लो और नीचे चलो। मान ने समझाया तो वो अपने बालों को थोड़ा सही कर मान के साथ नीचे चल दी। पर अब दिल घबरा रहा था। पता नहीं क्या होगा, क्या करेंगे वो लोग। कहीं लड़ना ना शुरू कर दे या कोई डिमांड ना रख दे। कुछ ही पल में ढेर सारी चिंता और परेशानी धारा के दिमाग में घर कर चुकी थी। नीचे हॉल में धारा की पूरी फैमिली बैठी थी। कावेरी जी और विशाल को छोड़कर सभी ने वही कपड़े पहने थे जो रघुवीर जी ने भिजवाए थे। पर कावेरी जी अपनी शादी में मिली बनारसी साड़ी जो उन्होंने बड़ी संभाल कर रखी थी पहनकर आई थी। नेफ्थलीन पॉल की स्मेल उनके कपड़ों में से आ रही थी, जिसके लिए सोनल और वैदेही दोनों ही मुंह बना रही थी। बहुत कहने पर भी उन्होंने वो कपड़े नहीं पहने जो यहाँ से सबके लिए गए थे, और विशाल ने भी अपने खरीदे कपड़ों में से ही सबसे अच्छा जोड़ा निकाल कर पहना था। कावेरी जी और मयंक जी ने एक बार सभी को हाथ जोड़कर अभिवादन किया और बदले में यहाँ से भी सभी ने हाथ जोड़ लिए। आमने सामने सभी लोग चुप बैठे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें, और कावेरी जी धारा का भी इंतजार कर रही थी। हाथ में एक थैली पकड़ी हुई थी जिसमें कुछ लिफाफे रखे हुए थे, और विशाल ने भी एक बैग पकड़ा हुआ था जो हलवाई के यहाँ से ही मिला था, मिठाइयों के बॉक्स के साथ जो वो यहाँ देने के लिए लाए थे। सबके बीच अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। नीलेश, सोनल और वैदेही बार बार गर्दन घुमाकर हॉल में लगी एक एक चीज को निहार रहे थे, ललचाई नजरों से। वैसा ही हाल मयंक जी का भी था, पर वो कावेरी जी के डर से चुप होकर बैठे थे। वो पहले ही घर से सबको धमका कर आई थी और किसी को भी ना बोलने का फरमान दे चुकी थी, वरना तो वो और विशाल ही आने वाले थे। बड़ी मुश्किल से सबको लाने को तैयार हुई थी वो। इसी बीच घर के नौकर हाथों में ट्रे लिए उनके सामने आए तो सुमेर जी ने सबको सर्व करने का इशारा किया, जिसको कावेरी जी ने बड़ी शालीनता से मनाकर वापस भिजवा दिया कि वो पहले धारा से मिलेंगी। ललचाई नजरों से देखते चारों मन महसूस कर रह गए, पर शर्म के मारे कुछ कह नहीं पाए। बच्चों को तो कुछ खा लेने दो। वैदेही और सोनल की ललचाई नजरों को पहचानते हुए सरस्वती जी ने कहा, और नौकरों से इशारा कर नाश्ता उनके आगे सर्व कर दिया, जिसे दोनों ने बड़ी मुश्किल से सभ्य बनने की कोशिश करते हुए खाया। कलावती जी बड़ी हिकारत भरी नजरों से उनको देख रही थी, और उनका गुस्सा और ज्यादा तब बढ़ गया जब पता चला कि वो इसी शहर में रहते हैं।
पर उनको इशारा कर सुमेर जी ने शांत करवा दिया। फिलहाल वो अपना गुस्सा दबाकर चुप होकर बैठ गई। शादी में हालात कुछ इस तरह बने कि हमें तुरंत ही मान की शादी धारा से करनी पड़ी। आपसे बात करने या पूछने का समय भी नहीं मिल पाया। इसका हमें खेद है। रघुवीर जी ने ही बात की शुरुआत की। मैं समझ सकता हूँ कि आपको बुरा लगा होगा। रघुवीर जी ने आगे कहा। जी, बुरा तो लगा था कि घर की बेटी ने शादी कर ली और पता भी नहीं चला। कावेरी जी ने उनकी बात का जवाब दिया। मयंक जी और नीलेश दिल ही दिल में कुल बुलाने लगे कि कैसे वो अपने फायदे की कोई बात बोल सकें, पर कावेरी जी पहले ही धमका चुकी थी। हालातों की मजबूरी समझिए कि उस वक्त वही सही लगा और हम सब मजबूर थे। इस बार सुमेर जी बोले। जी, देखा था टीवी पर। दुल्हन कोई और थी, पर शादी हमारी धारा से हुई। पर क्या आप इस मजबूरी में अपने रिश्ते को दिल से निभा पाएंगे? जैसे ही कावेरी जी ने कहा, सामने बैठे सभी लोगों की नजर एक साथ कावेरी जी पर गई, जो मजबूती से उनके सामने बैठी थी। आपकी और हमारी हैसियत में बहुत बड़ा फर्क है, जमीन आसमान की तरह। इतने छोटे घर की बेटी को आप और आपका बेटा दिल से अपना भी पाएगा? उस वक्त तो आपकी मजबूरी थी, तो आपने उसे अपने घर की बहू बना लिया। पर आगे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है कि आप ये रिश्ता आगे भी निभाएं। कावेरी जी के सवाल बड़ी मजबूती के साथ सामने आए तो रघुवीर जी मुस्कुरा दिए। हमने वादा किया है धारा से कि उन्हें इस घर में पूरा मान सम्मान मिलेगा, जो इस घर की बहू बेटियों को मिलता है। साथ में सारे हक और अधिकार भी। ये हमारी जुबान है, और साथ ही एक दो दिन में सारी कानूनी कार्यवाही भी कर दी जाएगी, ताकि आपका भरोसा बना रहे। रघुवीर जी ने भी बड़ी कुशलता से उनको जवाब दिया, पर उनकी कानूनी कार्यवाही का सुनकर नीलेश और मयंक जी की आंखों में चमक आ गई। पर कावेरी जी के चेहरे पर संतोष था। वो बात आगे बढ़ाती, पर उसके पहले ही उनको सीढ़ियों से उतरती धारा और साथ में मान आता दिखा। दोनों को साथ देखकर कावेरी जी अपनी जगह से खड़ी हो गई। सबका ध्यान उस तरफ गया तो बाकी सब भी अपनी जगह से खड़े होकर उनको आता देखने लगे। धारा मान के साथ सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही थी। मान धारा के साथ चलते हुए सामने देख रहा था, पर धारा की नजर बार बार मान की तरफ जा रही थी। मान धीरे से बोला, घबराओ नहीं, सब ठीक होगा। तुम बस चुप रहना, बड़े लोग आपस में बात कर लेंगे। ये कहकर मान ने धारा के कंधे पर अपना हाथ रख उसे अपनी बाजुओं के घेरे में ले लिया। मान का चेहरा गंभीर था और धारा का भी, पर साथ में अब शांत भी हो गया था। सोनल और वैदेही की नजर भी जैसे ही धारा पर पड़ी, दोनों ही अपना नाश्ता खाना भूल गई। अपने हाथ में पकड़ी नाश्ते की प्लेट्स को टेबल पर रखकर दोनों खड़ी हो गई। धारा की साड़ी और गहने देखकर दोनों की आंखें फटी जा रही थी, पर वैदेही की नजर धारा के साथ आते मान पर गई। वो मान को देखकर अपनी पलकें झपकाना ही भूल गई। लंबे चौड़े मस्कुलिन बॉडी के मान को देखकर वैदेही का मुंह खुला का खुला ही रह गया। टीवी पर तो उसने मान को देखा ही था, पर वो असल में उससे भी ज्यादा हैंडसम था। वो बुरी तरह उसे खोने लगी। उसकी हरकत को देखकर विशाल ने धीरे से उसके सिर पर एक हल्की सी चपत लगा दी। बड़े जीजा जी हैं, तमीज से रहना उनके सामने, समझी? सर पर चपत के साथ धीमी आवाज में हिदायत भी मिली। धारा आकर कावेरी जी के सामने खड़ी थी। उसकी नजर घर के हर एक सदस्य की तरफ उठी। सभी बड़ी आस के साथ उसकी ओर देख रहे थे, पर धारा ने सभी को नजरअंदाज कर दिया, खासकर मयंक जी को। कावेरी जी की आंखें धारा को देखकर नम होने लगी थी। बहुत टाइम बाद उसे देखा था। जब से घर छोड़कर गई थी, उसके बाद आज वो उसको देख पाई थी, और अब तो उसकी शादी हो गई थी, तो उसके रूप को देखकर वो भावुक हो रही थी। कावेरी जी ने धारा को देखकर गले से लगा लिया। धारा की भी वही हालत थी। नाराज तो वो थी सबसे, पर इतने दिनों बाद मिलने पर मन में छाई नाराजगी के बादल भी हल्के पड़ने लगे। वो भी अपनी माँ के गले लग गई। कावेरी जी के धारा से अलग होते ही सोनल लपक कर आई और झट से धारा के गले लग गई, और दूसरी तरफ से वैदेही गले लग धारा से चिपकी खड़ी थी।
पर उसका पूरा ध्यान मान पर ही था। सोनल का स्त्री लगना धारा को अजीब तो लगा, पर उसे अभी सबके सामने कुछ कहना सही नहीं लगा। सोनल अब हाथ लगाकर धारा के कपड़ों और गहनों को देख रही थी। उसकी हरकतें ज्यादा ना बढ़े, इसलिए धारा ने कावेरी जी की तरफ देखा। बहुत हुआ मिलना, अब जाकर बैठ जाओ। कावेरी जी ने सोनल की बाजू पकड़कर उसे वापस जाकर बैठने का इशारा किया। नमस्ते जीजा जी। शर्माती सी वैदेही मान के सामने दोनों हाथों को जोड़े खड़ी थी। मेरा नाम वैदेही है, धारा दी की छोटी बहन और आपकी इकलौती साली हूँ मैं। मान ने भी सिर हिलाकर उसका जवाब दे दिया, पर उस पर ज्यादा ध्यान ना देकर वो आगे बढ़ा और उसने कावेरी जी के पांव छू लिए। उसकी इस हरकत से जहां कावेरी जी घबरा कर थोड़ी पीछे हट गई, वहीं रघुवीर जी के चेहरे पर मुस्कान थी कि उनका बेटा उनकी बात का मान रख रहा था। धारा को भी अच्छा लगा कि माँ ने उसकी मम्मी को पूरा सम्मान दिया। अरे अरे बेटा, क्या कर रहे हो? हमारे यहाँ जवाई पाँव नहीं छूते। कावेरी जी ने मान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जवाई भी बेटे के समान होते हैं आंटी जी, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए, विराज ने कावेरी जी से कहा। उनके चेहरे पर अब काफी संतोष और खुशी दिख रही थी। आगे वैसे ही कुछ बोलती, उसके पहले ही कावेरी जी ने उसे भी बैठने का इशारा कर दिया। मन मार कर वो सोनल के पास जाकर बैठ गई। नीलेश का भी बड़ा मन था सबसे मिलने का, पर विराज को सामने खड़ा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। विराज शुरू से ही उस पर नजर जमाए सामने ही खड़ा था। बड़ी अकड़ दिखाते हुए नीलेश अंदर तो आ गया था, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई कि किसी से बात भी कर ले। कावेरी जी बोली, आप इजाजत दें तो मैं धारा को अपने साथ पगफेरी की रस्म के लिए ले जाना चाहती हूँ। शादी तो जैसे भी हुई हो, पर अब हमारे लिए बस यही एक रस्म बची है जिसे मैं पूरी करना चाहती हूँ। कावेरी जी, रघुवीर जी और सरस्वती जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी थी। ये आपका हक है, इसके लिए इजाजत मांगने की जरूरत नहीं है आपको। सरस्वती जी ने कावेरी जी के दोनों जुड़े हाथों को अपने हाथों में ले लिया, तो कावेरी जी भी मुस्कुरा दी। हक की बात मत कीजिए आप, वो तो आपने पहले ही हमसे लेकर किसी और को दे दिया। कावेरी जी का इशारा धारा के कन्यादान को लेकर था, और इसका उनको बहुत दुख भी था कि अपनी बेटी का कन्यादान वो अपने हाथों से नहीं कर पाई। हालात ही कुछ इस तरह बने कि सब कुछ स्वतः ही हो गया। आपका दुख समझ में आता है, पर आप सिर्फ आपसे माफी ही मांग सकते हैं। सुमेर जी ने आगे बढ़कर कावेरी जी से कहा, पर उनका माफी मांगना कलावती जी को बिल्कुल भी नहीं भाया। अब आप लड़के वाले हैं तो इस तरह माफी मांग कर शर्मिंदा मत कीजिए। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, और धारा की खुशी और सुख की खातिर हम इसको भी भुला देंगे। ये इसका नसीब ही था जो आज धारा आपके घर की बहू बनी, वरना तो ऐसा घर परिवार हम अपनी बेटी के लिए सपने में भी नहीं सोच सकते थे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ऐसा घर परिवार मिलना आपके लिए तो सुनहरे अवसर की तरह है, वरना तो ये सपने में भी देखने की हैसियत नहीं है आप लोगों की। मौका मिलते ही कलावती जी ने अपनी भड़ास निकाल ली, पर उनके बोलते ही रघुवीर जी ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उसे हल्के से दबा दिया और उनको चुप होने का इशारा भी किया। पर कलावती जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो मुंह बनाती हुई अपने कमरे में चली गई। वो मान की दादी बुआ हैं, उनकी बात का बुरा मत मानिएगा। इस बार सरस्वती जी आगे आई तो कावेरी जी ने उनके हाथ पकड़ लिए। कावेरी जी बोली, उनका कहना भी सही है, मखमल में टाट का पैबंद लगाया है आपने, पर मेरी धारा बहुत काबिल है, खुद के साथ पूरे परिवार को संभालना जानती है। कभी आपको वो बोझ लगे तो बता दीजिएगा। हम तो काबिल नहीं है, पर वो अपना बोझ खुद उठाना जानती है। कावेरी जी ने ये धारा की तरफ देखते हुए कहा। कलावती जी की बात बुरी तो लगी, पर सीधे तौर पर ना कहकर उन्होंने बात घुमाकर बोलती थी। आप चिंता मत कीजिए, धारा को इस घर में कभी कोई कमी नहीं होगी और वो बहुत काबिल है, ये हम सभी जानते हैं। मान ने कावेरी जी से कहा। उसे देखकर नीलेश और मयंक जी का बड़ा मन हुआ कि वो मान से मिले, पर मान ने सामने होते हुए भी उन पर नजर डालना जरूरी नहीं समझा। जानती हूँ ये आप लोगों के आगे कुछ भी नहीं है, पर मैं चाहती हूँ आप ये स्वीकार करें। कावेरी जी ने विशाल को इशारा किया तो वो आगे आया और बैग से मिठाई के बॉक्स निकालकर कावेरी जी के दिए लिफाफे उन पर रखकर सभी को पांव छूते हुए बड़े सम्मान के साथ दिए, और उतने ही मान के साथ सबने वो लिए भी।
किसी ने मना नहीं किया, पर मान ने उसे रोक दिया और बड़े ही अपनेपन से गले लगा लिया। धारा के चेहरे पर भी देखकर मुस्कान आ गई, साथ में रघुवीर जी के भी। उनको अच्छा लगा कि मान उनकी बात का पूरा मान रख रहा है। अब आप इजाजत दें तो क्या हम धारा को लेकर जा सकते हैं? कावेरी जी ने हाथ जोड़कर इजाजत मांगी। आपकी बेटी है, आप ले जा सकती हैं, पर हमारी कुछ बातें ध्यान रखिएगा। सरस्वती जी ने भी उसी तरह उनके सामने अपनी बात रखनी चाही तो कावेरी जी के साथ सभी उनको देखने लगे तो सरस्वती जी बोली, अरे आप तो घबरा गई, इतनी भी बड़ी बात नहीं है। कावेरी जी के गंभीर हो चुके चेहरे को देखकर सरस्वती जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बात बस इतनी सी है कि धारा आपके साथ नहीं बल्कि मान के साथ आपके घर जाएगी, और बस 10 या 15 मिनट बाद ही आप उसे विदा कर देना। इतनी जल्दी? पर ऐसा क्यों? कावेरी जी ने हैरत से पूछा। क्योंकि हमें आज ही इन दोनों को लेकर कुलदेवी के मंदिर जाना है और आज ही वापस लौटना भी है। वहां आने जाने में काफी टाइम लगने वाला है, इसलिए मान साथ जाएगा ताकि विदा भी साथ करवा कर ले आए। अब आने जाने में टाइम तो उतना ही लगने वाला है ना? सरस्वती जी ने वजह बताई तो कावेरी जी भी सोचने लगी, वरना तो उनका मन था कि कुछ घंटे धारा उनके साथ रहे ताकि वो उससे अच्छे से सारी बात पूछ सके कि कैसे वो इस घर की बहू बनी। ये अभी तक राज ही था उनके लिए। आखिरी और सबसे जरूरी बात, आप परेशान मत होना। इस रस्म को पूरा करने के लिए जो भी आसानी से और सहजता से हो जाए बस वही करना। इतनी जल्दी तो आप भी तैयारी नहीं कर पाएंगे, इसीलिए 1 नारियल और 11 रुपए भी रख देंगे आप, तब भी पूरा शगुन माना जाएगा। सरस्वती जी उनको अपनी तरफ से तसल्ली देना चाहती थी ताकि उन पर एक्स्ट्रा खर्चा न पड़े। जी, मैं ध्यान रखूंगी आपकी सभी बातों का। अब आप इजाजत दीजिए। कावेरी जी ने हाथ जोड़ते हुए वापस जाने का आग्रह किया। उन्होंने भी हाथ जोड़ते हुए सहमति जता दी। सभी हवेली से बाहर निकल रहे थे। सबसे ज्यादा उत्साहित वैदे ही थी, क्योंकि मान भी साथ में जा रहा था। वो पहले ही सोच चुकी थी कि उनके साथ ही उनकी गाड़ी में बैठकर घर जाएगी, पर बाहर जाकर सबसे पहले उसके इरादों पर पानी फिरा। कावेरी जी ने कहा कि उनके निकलने के बाद ही मान धारा को लेकर निकलेगा, इसलिए उनको अभी ही निकलना है ताकि घर जाकर कुछ तैयारी कर सके। मन मसोसते हुए और मुंह बनाते हुए वैदेही गाड़ी में बैठ गई जो रघुवीर जी ने उनको लाने को भेजी थी। वही गाड़ी अब उन्हें छोड़ने भी जा रही थी। धारा ने हाथ हिलाकर अपने परिवार को विदा किया। कुछ देर में उनको भी निकलना था। इधर इंग्लैंड में वंश अपने घर यानी अपनी बीवी के घर पहुंच चुका था और विजेंद्र जी के साथ बैठा बातें कर रहा था। अच्छी कोशिश थी तुम्हारी, काफी हद तक उस शेखावत को सबक सिखाकर आए हो तुम। आई एम प्राउड ऑफ यू बेटा। वंश को गले से लगाए विजेंद्र ठाकुर ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा, पर डैड जितना चाहता था उतना हो नहीं पाया। पता नहीं इतनी अच्छी किस्मत क्यों है उस शेखावत की, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाता है। वंश गुस्से में दांत पीसते हुए बोला। उसे अभी भी काफी अफसोस था, पर उस्मान को उसकी औकात दिखाकर आया हूँ डैड। हमेशा से ही खुद को बड़ा हीरो मानता था ना, बड़े बाप की औलाद। आपसे माफी मंगवाई थी ना उसने, उसकी मोहब्बत को अपने बिस्तर में रौंद कर आया हूँ, जिंदगी भर याद रखेगा। एक एक पल का वीडियो भेजा है उसे, अपना संजना के साथ वाला। वंश ने विजेंद्र जी को बताया तो वो भी कुटिलता से हंस दिए, पर फिर वो बड़े अफसोस के साथ बोले, पर अभी भी उसकी मार्केट वैल्यू गिरा नहीं पाए हम। सोचा था ये सब होगा, इज्जत उछलेगी उन लोगों की, लोग थू थू करेंगे उनके नाम पर, तो इसका फायदा हमें होगा, हमारे कारोबार को होगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। वो सारी वीडियो चली क्यों नहीं जो पार्टी के बीच में चल रही थी? विराट शेखावत के आदमियों ने पकड़ ली थी पहले ही, तो टेलीकास्ट होने से रोक दी उस कमीने ने, और अपने आदमी भी पकड़े गए। पर अच्छा ये है उन्होंने मुंह नहीं खोला। विजेंद्र जी के पूछने पर वंश ने बताया, क्या ही फर्क पड़ता है, उसे पता तो चल ही गया कि किसने ये सब किया है। बेटा आप थोड़ा संभल कर रहना, विजेंद्र जी ने चिंता जताई। क्या ही कर लेगा मेरा वो, अब कुछ नहीं हो सकता, इसीलिए तो उसी वक्त वहां से निकल आया मैं। विजेंद्र जी ने पूछा, और वो लड़की संजना, उसका क्या हुआ? वंश बड़े आराम से बोला, पता नहीं, मैं छोड़ आया उसे वहीं, कह रही थी कि प्रेग्नेंट है। क्या? बेवकूफ औरत, विजेंद्र जी ने बड़ी हिकारत से चौंक कर कहा। और वो लड़की कौन थी जिसकी शादी मान से हुई? वंश ने बताया, उसकी कोई मामूली सी एम्प्लॉय थी,
वंश भी धारा का नाम नहीं जानता था, बस इतना ही पता कर पाया था। अब आगे क्या इरादा है? विजेंद्र जी ने वंश से पूछा। इरादों पर तो पानी फिर गया डैड। जो सोचा था वो तो हो नहीं पाया, अब यहीं सड़ना पड़ेगा। वंश ने गुस्से और बेबसी से ये बात कही। सब्र करो, जल्दी कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। अभी अपने बच्चों की खातिर ही सही, जो है उसे ही एक्सेप्ट करो। विजेंद्र जी ने उसे समझाया। बच्चों की खातिर क्यों बहला रहे हो डैड? आप भी जानते हो मजबूरी है ये हमारी, वरना तो कब कहीं डिवोर्स देकर इंडिया चला जाता। कुत्ते से कहीं दूसरी हालत कर रखी है उसने हमारी। विजेंद्र जी ने उसे समझाया। हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है बेटा। वैसे हेजल के बाद तुम ही तो हो ना उसकी पूरी जमीन जायदाद के वारिस, और उसने बिजनेस का नॉमिनी भी तुम्हें ही बनाया है ना। वंश गुस्से में बोला। हाँ डैड, गलत फहमी है आपकी। हेजल ने सब कुछ बच्चों के नाम कर रखा है और अपने भाई को उनके संरक्षक के तौर पर चुना है। अगर उसे कुछ हो जाता है तो पूरा बिजनेस उसके भाई के हाथ में चला जाएगा, जब तक कि बच्चे उसे संभालने के काबिल नहीं हो जाते। वंश की बात सुनते ही विजेंद्र ठाकुर की आंखें गुस्से से लाल हो गई। वो हेजल को गाली देकर बोले, फिर तो तुमने गलती कर दी उस संजना को छोड़कर। वंश बोला, पता चल जाता ना डैडी से संजना के बारे में तो वो वैसे ही उसे नहीं छोड़ती, और ना ही मुझे। उसे तो ना चाहते हुए भी छोड़ना ही था। विजेंद्र जी बोले, तुम्हें अफसोस है उसे छोड़ने का? वो प्रेग्नेंट है डैड, और सब कुछ सही बैठा तो वहीं इंडिया में रहकर उसके साथ अपनी मनपसंद जिंदगी जीता। मेरे एक इशारे पर कुछ भी करने को तैयार रहती थी वो। इस तरह कुत्ता बनकर किसी के दरवाजे पर पड़ा नहीं रहना पड़ता। वंश ने अफसोस से ठंडी सांस छोड़ते हुए कहा। उस शेखावत को तो छोड़ूंगा नहीं मैं। वंश ने हाथ में पकड़े कागज मसल डाले। विजेंद्र जी ने उसे सलाह दी, अभी भी मौका है, उसे तुम संभाल कर छुपा कर रख लो इंडिया में। जब भी दांव लगा तो निकल जाएंगे यहाँ से। कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। वंश बोला, देखता हूँ डैड, फिलहाल तो बच्चों से और हेजल से मिल लूं। कल का पूजा का प्रोग्राम सेट है ना? विजेंद्र जी ने कहा। हाँ, तुम्हारी शादी को सेट करने के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। हेजल भी अब पहले जैसी नहीं रही। चलो तुम जाओ अपने परिवार के पास। फिर वंश विजेंद्र जी के रूम से निकल गया। इधर संजना अपने घर के आगे टैक्सी से उतरी। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलते ही समझ नहीं आया कि कहाँ जाए। फिर पहला ध्यान अपना घर ही आया। अरे मैम साहब आप। संजना को घर के मेन गेट पर खड़ा देखकर वहां का चौकीदार भागता हुआ आया। दरवाजे पर लॉक लगा था। चौकीदार बोला, बड़ी मैम साहब तो चली गई यहाँ से और आपके लिए कुछ छोड़ कर गई हैं। कहा था कि जब आप आओ तो आपको दे दूं। चौकीदार भागकर अपने कैबिन में गया और एक बैग उठाकर लाया। संजना ने बैग खोलकर देखा तो उसमें उसकी जरूरत के सामान और डॉक्यूमेंट्स थे। साथ में एक लिफाफा रखा था। संजना आंखों में आंसू लिए उन सामानों को देख रही थी कि उसका फोन बज उठा। संजना के फोन पर वंश का नाम फ्लैश हो रहा था। बार बार कई कॉल आए पर संजना ने एक का भी जवाब नहीं दिया। इस बार फिर से कॉल आया तो सब्र जवाब दे गया और फोन उठा लिया। हेलो संजना, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही मेरा? संजना गुस्से में बोली, मर गई हूँ, जहन्नुम में हूँ, इसलिए फोन नहीं उठा रही तुम्हारा। वंश प्यार से बोला, ये कैसी बातें कर रही हो? संजना बिफर पड़ी। जिस तरह की बातों की तुम लायक हो वैसे ही बातें कर रही हूँ। सुन लिया ना अच्छे से, और आज के बाद मुझे फोन करने की जरूरत भी मत करना। वंश अब भी आराम से बोला, हो क्या गया है तुम्हें? संजना बोली, क्यों तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या हुआ है? कैसे पता होगा? मुझे अनजान फार्म हाउस पर अकेला छोड़कर तुम तो इंग्लैंड में मजे से अपने बीवी बच्चों के साथ बैठे हो, और मैं यहाँ तुमसे धोखा खाकर मेरा परिवार, मेरी इज्जत, मेरा भविष्य सब कुछ बर्बाद करके बैठी हूँ। संजना फोन पर ही वंश पर चीखी। उसकी बातें सुनकर वंश का चेहरा सफेद पड़ गया। ये क्या कह रही हो तुम जान? ये गलत है, मेरे कोई बीवी बच्चे नहीं। वंश ने घबराकर बात बनाने की कोशिश की। खबरदार, जो आज के बाद मुझसे इस तरह से बात की तो उस सुनसान जगह पर अकेला छोड़कर भागे थे तुम मुझे। शर्म नहीं आई थोड़ी भी? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा, बताओ? मुझे ही क्यों बर्बाद किया तुमने? कौन से जन्म की दुश्मनी निकाली तुमने मुझसे? बताओ, मैं क्यों वंश, मैं ही क्यों?
गुस्से से संजना की सांसें फूलने लगी थी। बोलने में भी दिक्कत हो रही थी और आंखों से तो आंसू लगातार बह रहे थे। वंश समझ गया था कि अब उसका भांडा फूट चुका है, इसलिए खुलकर बोला, क्योंकि तुम मान प्रताप शेखावत की पसंद थी, उसके घर तक में तुम्हारी पहुंच थी। अब तुम सब जान चुकी हो तो सुन लो, मुझे सिर्फ उन शेखावत को बर्बाद करना था और तुम वहां तक पहुंचने का आसान रास्ता दिखी। मुझे जब पता चला कि मान तुम्हें पागलपन की हद तक चाहता है, तुम्हारी गलती बस इतनी थी कि तुम मान की पसंद थी। संजना रोते हुए बोली, तुम्हारे जितना घटिया और नीच इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए तुमने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। वंश उस पर तंज कसते हुए बोला, मैं घटिया हूं तो तुम कौन सी कम हो? अगर तुम्हें सच में मान से मोहब्बत होती तो तुम उसे मेरे साथ मिलकर इस तरह धोखा ना देती, और शेखावत को धोखा देने में तुमने मेरा पूरा साथ दिया। चाहती तो मना कर सकती थी। मामला बिल्कुल साफ है डियर कि हम दोनों ही एक जैसे हैं। अब तुम चाहो तो हम पहले की तरह ही साथ में रह सकते हैं, और मैं तो तुमसे अब शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। मैं अपनी वाइफ को जल्दी डिवोर्स देने वाला हूँ। अपने बच्चे के साथ हम दोनों इंडिया में ही रहेंगे। बोलो क्या कहती हो तुम? वंश ने सारी बातें खुलने के बाद अपना असली रूप दिखाते हुए संजना को बेशर्मी से अपना प्लान बताया। शट अप, बंद करो अपना गंदा मुंह। हाँ, मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हारे प्यार में अंधी होकर तुम्हारे हर गलत काम में साथ दिया, और आज उसकी गलती की सजा मैं भुगत भी रही हूँ। पहले अपने पापा को खोया, फिर मम्मी को, और अब अपने बच्चे को भी खो चुकी हूँ मैं। बच्चे को खोने की बात सुनकर वंश को एक झटका सा लगा, पर फिर अगले ही पल वो सामान्य हो गया। संजना गुस्से में बोली, अपनी ये गलतियों की पूरी सजा पा चुकी हूं मैं, अब और गुनाह करने की हिम्मत नहीं बची है मुझ में। दोबारा अपनी ये घटिया शक्ल और बातें लेकर मेरे सामने भी मत आना। तुम प्यार के नहीं नफरत के लायक हो। संजना ने फोन काट दिया। उधर वंश ने भी फोन की तरफ देखा जो कट चुका था और मुस्कुरा दिया। बेवकूफ लड़की, मौका दिया था पर गंवा दिया। भगवान ने सिर्फ शक्ल ही अच्छी दी है, बुद्धि और किस्मत दोनों ही खराब है इसकी। आंसू से उसका चेहरा भरा था। वंश के साथ आज उसको अपने भी गुनाह दिखे थे। गलत तो उसने भी किया था। वंश के प्यार में अंधी होकर हर गलत काम में उसका साथ दिया। अपने आंसुओं को पहुंचकर संजना सड़क के किनारे आकर खड़ी हो गई। अब जाए कहाँ, ये सवाल उसके सामने था। जो घर था वो भी तो उसके पापा को सुमेर जी ने अपनी तरफ से दिया था रहने के लिए। अब यहाँ कोई दूसरा घर था नहीं, और रिश्तेदारों के यहाँ वो जाने लायक रही नहीं थी, ना ही अपने हॉस्पिटल में जहाँ वो काम करती थी। उनको क्या जवाब देगी वो कि उसकी शादी क्यों नहीं हुई? कैसे अपने ही मुंह से अपनी करतूत बताती? आज उसे सुजीत जी की याद आई कि एक बार उनकी बात सुन लेती, मम्मी की बात मान जाती तो उसकी ये हालत नहीं हुई होती। पर अब पछताने से क्या होगा, सब उसका ही तो किया धरा था। आज अगर मान के साथ होती तो उसकी एक तकलीफ पर वो अपनी पलकें बिछा देता, और अगर वो होता तो उसे ये सब तकलीफें होने ही नहीं देता। उसने क्या खोया था, अब उसे एहसास हो रहा था। अपनी मंजिल की तलाश में संजना सड़क के किनारे किनारे चल दी। इधर मान धारा को लेकर उसके घर तक आया था। बड़ी मुश्किल से उसकी गली के बाहर तक गाड़ी आ पाई थी। सॉरी धारा, अगली बार तुम्हें बाइक से लेकर आऊंगा। धारा के चेहरे की परेशानी देखकर मान ने उसे कहा। धारा बोली, सॉरी, आपको नहीं, मुझे कहना चाहिए। मेरी वजह से आपको इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। मान बोला, ठीक है, ये सब छोड़ो और तुम अपने घर होकर आओ, नहीं तो यहीं बैठकर सॉरी कहने और सुनने में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। मान ने कहा तो धारा गाड़ी से उतरने लगी। मन में था कि मान से भी घर चलने को कहे। गाड़ी से बाहर निकलने लगी तो देखा गली के सारे बच्चे गाड़ी को घेर कर खड़े थे। धारा का गाड़ी से उतरना भी मुश्किल हो रहा था और बच्चे उसका नाम ले लेकर चिल्ला रहे थे। धारा ने इतने दिनों बाद अपना घर, अपना मोहल्ला देखा था। बच्चों का शोर सुनकर उसका चेहरा खिल गया। बड़ी सी मुस्कान लिए वो बच्चों के बीच में जाकर खड़ी हो गई और उनसे बात करने लगी। ये लो, मान धारा के पास ही खड़ा था। बच्चों को उसके साथ खेलते चिल्लाते देखकर वो भी कार से बाहर आकर खड़ा हो गया था। धारा ने पूछा, ये क्या है? चॉकलेट से बच्चों में बांट दो। मान ने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहा।
रखी रहती हैं गाड़ी में, मैं और विराज भाई खाते हैं। धारा की नजरों में प्रश्न देखकर मान ने उसे बताया। बच्चे उछल उछल कर धारा से चॉकलेट्स ले रहे थे। दुबली सी धारा भी उनके साथ मिलकर बच्चों जैसी हो रही थी। गाड़ी से टेक लगाए खड़े मान के चेहरे पर भी ये सब देखकर मुस्कान आ गई। अब जल्दी जाओ, देर हो रही है। बच्चों के जाते ही मान ने धारा को कहा तो धारा ने झिझकते हुए पूछा, आप? मान बोला, मैं आता हूँ, तब तक तुम जो भी वहाँ रस्में वगैरह होनी हो वो कर लो। मान की बात से सहमत होकर धारा अपने घर की तरफ चल दी। मान वापस गाड़ी में आकर बैठ गया क्योंकि पूरे मोहल्ले की नजर उसी पर टिकी थी। लोग घरों के दरवाजे पर खड़े होकर उसे देख रहे थे, साथ में बातें भी करते जा रहे थे। जीजू नहीं आए साथ में? धारा की गले से लगी वैदेही ने पूछा, जिसकी नजर दरवाजे पर टिकी थी और दूसरी तरफ सोनल खड़ी जेब भरकर धारा के पहने गहनों को छूकर टटोल कर देख रही थी। कितनी अच्छी लग रही हो धारा, अब तो तुम्हारी मौज हो गई। सोनल ने धारा के गले में पहने हार को देख परखते हुए आंखें मटकाकर कहा। तंग मत करो उसे, थोड़ी देर के लिए आई है, सुगंध से 2 पल बैठ जाने दो। कावेरी जी ने धारा को सोनल से अलग किया और विशाल के कमरे में ले जाने लगी, जो जैसे तैसे जुगाड़ कर मान के हिसाब से थोड़ा ठीक करके सजाया गया था। नीलेश ताना मारकर बोला, हाँ, हम ही तो तंग करते हैं इसे, बड़े घर में शादी कर मौज मना रही है, ऐश है अब इसकी तो। नीलेश धारा को अकेले देखकर फिर से जहर उगलने लगा। मैंग जी भी कहाँ पीछे रहे आज, उन्होंने भी अपनी जबान खोली। हाँ देखो तो, मुझे तो बड़ा बुरा भला कहा था इसे, मतलबी, लालची और भी पता नहीं क्या क्या। और अब खुद को तो देख, खुद ने क्या किया। अमीर घर की लड़की को फंसा लिया और धोखे से उससे शादी कर ली, वरना दुल्हन तो कोई और थी, ये कैसे उसकी जगह पहुंची। देखा है तो मेरा ही खून ना, मेरे ही गुण आए हैं तुझमें। मैंग जी को मौका मिला था, अब तो धारा को जलील कर पूरी कसर निकाल रहे थे और खुद को भी सही साबित कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर धारा की आंखों में नमी आ गई। विशाल उन दोनों को देखकर गुस्से में बोला, शर्म नहीं है क्या तुम दोनों को? शादी के बाद बेटी पहली बार घर आई है और उसकी इज्जत करने की बजाय इस तरह इल्जाम लगाकर जलील कर रहे हो। चले जाओ दोनों यहाँ से, इधर आना भी मत। विशाल ने दोनों को आंखें दिखाकर धमका दिया। चुप हो जाओ सारे, बेटी जमाई घर आए हैं, खबरदार जो उनके आगे किसी ने भी जुबान खोली तो। कावेरी जी ने भी नीलेश और मयंक जी की तरफ घूर कर देखा, पर नीलेश अपने मन की भड़ास निकालते हुए बोला, काहे की बेटी, सब बातें बना रहे हैं इसकी, बाहर जाकर देखो, घर से भाग कर लड़का फंसाकर शादी की है इसने, तभी तो ये उस रात घर से भागी थी। पापा के नाम का तो बहाना था, इसकी तो पहले से ही सेटिंग थी उसके साथ, मौका मिला और भाग गई और इल्जाम लगा हम सब पर। वाह। नीलेश ने अपनी जहर बुझी बात पूरी की ही थी कि एक जोरदार तमाचा आकर उसके गाल पर पड़ा। जोरदार तमाचे की आवाज आंगन में गूंजी और नीलेश का कान सुन हो गया। सब दिख रहा था पर सुनाई नहीं दे रहा था। उसने सामने खड़े मान की तरफ देखा, जो अब अपनी जेब में हाथ डाले सामने खड़ा होकर नीलेश को देख रहा था, बिना किसी भाव के। कुछ देर पहले ही वो धारा के पीछे घर में चला आया था और उसने सारी बातें सुन ली थी, पर नीलेश की कहीं बातें उससे बर्दाश्त नहीं हुई। वो जो धारा के लिए बोले जा रहा था तो अंदर चला आया और कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही एक जोरदार तमाचा नीलेश के मुंह पर जड़ दिया। पर यह तमाचा मान ने नहीं, धारा ने मारा था और उसकी इस पहल से मान के दिल को बड़ा संतोष हुआ और वह उसके बगल में आकर खड़ा हो गया। धारा गुस्से में नीलेश को घूरे जा रही थी। आज पहली बार सबने उसका ये रूप देखा था। आंगन में सन्नाटा पसर गया। मयंक जी तो पूरी तरह पीछे जाकर खड़े हो गए, जैसे छुपना चाह रहे हो। सोनल और वैदेही मुंह पर हाथ रख के सामने हो चुके हादसे को देख रही थी। कावेरी जी के चेहरे पर एक दर्द आया, फिर चेहरा कठोर हो गया उनका, जैसे इस थप्पड़ से कोई फर्क नहीं पड़ा हो। विशाल सिर हिलाकर रह गया। उसके चेहरे पर आई हल्की सी मुस्कान को उसने अपना सिर झुकाकर छुपा लिया। और धारा, जिसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ दर्द भी था, अपने घर आकर एक बार फिर से उसे अपमानित होना पड़ेगा। उसे अंदाजा नहीं था कि इस तरह के इल्जाम उसके ऊपर वो लोग लगाएंगे जो उसके ससुराल में हाथ जोड़े खड़े थे। धारा के बगल में खड़े मां ने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने हिसार में ले लिया और उसके कंधे को सहला दिया ताकि वो अब शांत हो जाए।
पर मान को अच्छा लगा कि धारा ने खुद के लिए ये कदम उठाया, वरना तो वो खुद भी अंदर इसी इरादे से आया था, पर उसके पहले ही उसकी इच्छा धारा ने पूरी कर दी थी। धारा की बगल में खड़े मान की नजर अब नीलेश पर जमी थी। नीलेश की हिम्मत आज पहली बार जवाब दे गई थी धारा के आगे। लगता है बहन बेटियों की इज्जत करना नहीं जानते आप लोग। इस तरह के इल्जाम आप धारा पर लगाएंगे, पता होता तो यहाँ धारा को लेकर कभी नहीं आता। नीलेश की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ बेटा। कावेरी जी ने जैसे ही हाथ जोड़ने चाहे, मान ने उनके हाथ पकड़ कर रोक दिया। मान बोला, बिल्कुल नहीं, आप क्यों माफी मांगेंगी? माफी वो मांगेगा जिसने गलती की है। मान ने वापस घूमकर नीलेश की तरफ देखा, फिर उसकी नजर मयंक जी पर पड़ी। वो घबराकर बगले झांकने लगे। मैं बड़ा हूँ उससे। नीलेश ने अपना गाल और गाल को मसलते हुए कहा। दर्द हो रहा था पूरी तरह। ओह, पता चल गया कि आप बड़े हैं। मान ने पहले नीलेश की तरफ देखा, फिर कावेरी जी की तरफ देखकर बोला, ये थप्पड़ आपने पहले मार दिया होता तो शायद इनको बहुत पहले ही एहसास हो गया होता कि ये बड़े भाई हैं, और सीख लिया होता कि छोटे भाई बहन के साथ किस तरह रहा जाता है। फिर अपनी छोटी बहन के हाथों पिटना नहीं पड़ता। मान की बात सुनकर जहां नीलेश गुस्से में अपने दांत पीस कर रह गया और सोनल के सीने पर सांप लौटने लगे, पर आज दोनों ही कुछ नहीं कर पा रहे थे। आज के बाद अगर मेरी पत्नी से इस तरह से बात करने की कोशिश भी की तो अभी आपने देख ही लिया कि मैं किसी भी इंसान का और रिश्ते का लिहाज नहीं करूंगा। विशाल ने बात संभाली। चाहे जीजा जी प्लीज आप बुरी बात का बुरा मानना ही चाहिए। विशाल की बात पूरी हुई भी नहीं कि मान ने बीच में ही अपने विचार बता दिए, तो विशाल भी आगे नहीं बोल पाया। अब कावेरी जी बोली, कमी मेरी है बेटा, मैंने ही इसे जितना सिर चढ़ा है उतना इसे सिखा नहीं पाई, और ये अपनी आदतों की वजह से इंसान से जानवर बन गया। घर परिवार में शुरू से ही पुरुष सत्ता देखी है, पिता और भाई की इच्छा अनुसार ही जीवन जिया है। शादी के बाद भी पति में ही अपनी दुनिया ढूंढी है। जो कहा सब माना, सब किया, और इनके घर से चले जाने के बाद लगा कि नीलेश घर का बड़ा बेटा है, यही घर की और हम सबकी जिम्मेदारी उठाएगा। इसका घर में मान बढ़ाने के लिए इसकी हर मनमानी में इसका साथ देने लगी। लगा आगे चलकर यही तो घर का मुखिया बनेगा, अपने भाई बहनों को संभालेगा। पर कावेरी जी की बात भी पूरी नहीं हुई थी कि नीलेश अपने कमरे की तरफ चला गया। मान नहीं होता तो वो कब का हंगामा मचा रहा होता, पर आज पहली बार उसे घर में किसी से डर लगा था। उसे जाते देखकर सोनल भी पीछे जाने के लिए आगे बढ़ी, पर फिर कुछ सोच कर रुक गई। धारा रुंधे गले से बोली, क्या आप लोग नहीं जानते कि मैं कैसी हूँ? उस रात जो भी हुआ सब मैंने जानबूझकर किया। एक बार भी नहीं रोका किसी ने मुझे, पलटकर मेरी तरफ देखा तक नहीं किसी ने। इतने सालों का दर्द आज छलक आया, और धारा की बातें सुनकर सभी के मुंह बंद थे। अब सोनल और मयंक जी भी वहां से खिसक लिए। शांत हो जा धारा, सबकी तरफ से मैं तुझसे और जीजा जी से माफी मांगता हूँ। इतने दिनों बाद आई है, वो भी शादी करके। अब इस तरह रो मत। विशाल ने आगे होकर धारा के आंसू पहुंचे और धारा के सिर पर हाथ रखा तो वो विशाल के गले लग कर रो पड़ी। कावेरी जी के भी आंखों में आंसू थे, पर शर्मिंदगी के। मान बोला, चलो धारा, काफी देर हो चुकी है। मान ने उसे अब यहाँ से ले जाना ही बेहतर समझा। धारा विशाल से दूर होकर अपने आंसू पोंछ कर साथ जाने को तैयार थी। विशाल बोला, अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? मैं नहीं जाने दूंगा तुझे इस तरह। मेरे कमरे में चलो आप लोग, विशाल ने कहा तो धारा ने मान की तरफ देखा। उसने पलकें झपका कर सहमति दे दी। विशाल के व्यवहार की वजह से वो मना नहीं कर पाया। मान बोला, ठीक है, पर अब कुछ देर के लिए रुकेंगे, पहले ही काफी देर हो चुकी है। बाकी सभी अब विशाल के कमरे में बैठे थे। मान और धारा को तिलक करके और विशाल के लाए उपहार और नारियल देकर दोनों को मुंह मीठा कराकर विदा कर दिया। अब थोड़ी सी तसल्ली कावेरी जी और विशाल दोनों को थी। कार में शांति थी। धारा सामने की तरफ देखकर चुपचाप बैठी थी। अब शांत हो जाओ, मां ने धारा की तरफ देखकर कहा। आपको बुरा लगा होगा ना? धारा ने मान से पूछा तो मान बोला, बहुत बुरा लगा था तुम्हारे भाई की बातें सुनकर, और अच्छा लगा कि तुमने आज अपने लिए कदम उठाया, वरना तो वो काम मैं करने जा रहा था। पर तुम्हें क्या ये ज्यादा अच्छा लगा? धारा रुआंसी होकर बोली, मेरे घर और उसका माहौल देख आप। मान बोला, घर अच्छा था
छोटा सा, साफ सुथरा सा, बस थोड़ी धूल जम गई थी जिसे तुमने आज झाड़ दिया। दारा अपने आंसू को रोकने की कोशिश करते हुए बोली, मैं ऐसे ही पली बड़ी हूँ। मान उसे समझाते हुए बोला, कीचड़ में ही कमल खिलता है धारा, और तुम वो कमल हो जिस पर इस कीचड़ का कोई असर नहीं। अब नॉर्मल हो जाओ, घर पहुंचने वाले हैं। सबके सामने स्त्री मत जाना, नहीं तो वो भी चिंता करेंगे। मान के कहने पर सहमति से सिर हिला दिया उसने और सामने देखने लगी। मान की बातें अच्छी लगी थी उसे और दिल को थोड़ी तसल्ली हुई थी। इधर संजना सड़क पर किसी आश्रय की तलाश में चली जा रही थी। अबॉर्शन की वजह से और इन दिनों इतना कुछ हो जाने की वजह से संजना दिल, दिमाग और शरीर तीनों से कमजोर हो चुकी थी। उसने अपने अभी तक के जीवन में अब तक कोई दुख तकलीफ परेशानी नहीं झेली थी। सुजीत जी और सुधा जी ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था और इतने बड़े घर का बेटा मान बचपन से उसका दोस्त था, उसके आगे पीछे फिरता था। इतने बड़े घर शेखावत परिवार में भी उसे सर आंखों पर बिठाया जाता था, क्योंकि सुमेर जी की कोई बेटी नहीं थी तो वो उसे अपनी बेटी समान देते थे। इसलिए संजना के दिमाग सातवें आसमान पर हो गए थे। वो इन सब चीजों को कोई वैल्यू नहीं देती थी। वो अपने आप को एक राजकुमारी समझती थी जिसके लिए ये सबको करना ही है। उसे लगता था कि शेखावत परिवार आज जो भी है उसके पापा की वजह से ही है, इसीलिए ये लोग उसके आगे पीछे फिरते हैं। पर आज वो हकीकत की जमीन पर थी। सुजीत जी को गए कई महीने हो चुके थे। उसके इतना सब कुछ करने के बाद भी शेखावत कंपनी अब भी मजबूती से खड़ी थी और आगे ही बढ़ती जा रही थी। आज उसे एहसास हो गया था कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक आसरा तक उसके पास नहीं है जिसमें वो अपना सिर छुपा सके। पहली बार दुख झेल रही थी तो उसे ये दुख पहाड़ से भी बड़ा लग रहा था। उससे चला नहीं जा रहा था, फिर भी हिम्मत कर सड़क किनारे चली जा रही थी। बार बार थोड़ा लड़खड़ाती, फिर संभल कर चलने लगती। अब फिर चक्कर आने लगे थे। सिर पकड़कर कुछ पल को रुकी थी कि पीछे से एक कार आकर रुकी। संजना ने पीछे मुड़कर कार की तरफ देखा, फिर अंदर बैठे इंसान को देखा। कार का दरवाजा खुला और उसमें से कोई बाहर निकला। संजना सड़क पर ही गिर जाती, पर उसके पहले ही उसने उसे पकड़कर गिरने से बचाकर संभाल लिया। गाड़ी से उतरने वाला शख्स और कोई नहीं, शिवाय था। उसने संजना को सड़क पर ऐसी बुरी हालत में चलते देखा तो गाड़ी रोक ली थी और समेरे तेज संजना को गिरने से बचा लिया। पर संजना बेहोश हो चुकी थी। उसने संजना को गाड़ी में लिटाया और हॉस्पिटल की तरफ गाड़ी मोड़ दी। होश आने पर संजना ने एक बार फिर खुद को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। हाथों पर ड्रिप चढ़ी हुई थी, पहले की तरह तो नहीं, पर हल्की कमजोरी अभी भी फील हो रही थी और सिर में दर्द और भारीपन महसूस हो रहा था। चारों तरफ देखा तो बस यही समझ आया कि हॉस्पिटल का प्राइवेट रूम था जिसमें वो अकेली बेड पर लेटी थी। आसपास कोई भी नहीं था। संजना को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। क्या भूल रही है, क्या याद आ रहा है, समझ नहीं आ रहा था। सिर में दर्द हुआ तो हाथ सिर पर गया। एक हाथ से अपना सिर और आंखों को दबाती संजना ने झटके से आंखें खोली और अब समझ आया कि उसे अजीब क्यों लग रहा है। ये उसी हॉस्पिटल का प्राइवेट रूम था जिसमें वो काम करती है। संजना ने अपनी आंखें मीच ली। यहीं आने से तो वो बचना चाहती थी और अब उसे ध्यान आया कि वो यहाँ आई कैसे। बेहोश होने से पहले उसने अपने पीछे रुकी कार में शिवाय को देखा था, जो कार से निकलकर उसकी तरफ चला आ रहा था और नीचे गिरने से पहले उसने शिवाय को अपने बहुत करीब महसूस किया था। हेलो डॉक्टर, कैसी हो? ये डॉक्टर बेदी थी जो संजना की सीनियर थी। अब कैसा फील हो रहा है? पूछते हुए डॉक्टर ने संजना का चेकअप करना शुरू कर दिया। वो आगे बोली, एक डॉक्टर होने के बाद भी खुद के साथ इतनी लापरवाही। संजना, मैं तो हैरान हो गई तुम्हें देखकर। संजना को उलझन हो रही थी कि अब वो क्या कहें। वो तो अच्छा हुआ कि ये तुम्हें यहाँ ले आए। अब ध्यान गया कि दरवाजे के पास दीवार से टेक लगाए शिवाय खड़ा था, जो परेशानी की हालत में उसे देख रहा था। मान का दोस्त होने के नाते संजना और शिवाय दोनों एक दूसरे को जानते थे, इसलिए जब वो बेहोश हुई तो वो उसे यहाँ ले आया। डॉक्टर बेदी ने जानना चाहा, डियर, तुम्हारी तो शादी थी ना? यही एक सवाल जिससे वो बचना चाहती थी और यहाँ नहीं आना चाहती थी। अब क्या जवाब दे? पर इस सवाल पर उसकी आंखों से रोकते रोकते भी आंसू निकल ही पड़े, पर मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे।
बताओ संजना, हुआ क्या था? तुम्हारी जगह वो लड़की कैसे आई? हम सबको तो बहुत ताज्जुब हुआ तो जानकर, और अफसोस भी। कितनी अच्छी जोड़ी थी तुम दोनों की, साथ में कितने प्यारे लग रहे थे दोनों। डॉक्टर अपनी ही धुन में बोले जा रही थी और उनकी बातें सुनकर संजना के दिल में टीस उठी। अब उसे मान को धोखा देने का अफसोस हो रहा था। शिवाय जो पहले साइड में खड़ा था वो भी अब संजना के पास आकर खड़ा हो गया। मान का अच्छा दोस्त है ये संजना जानती थी। उसे लगा कि शिवाय यहाँ पर सबको उसके बारे में बता देगा। उसे देखकर संजना के चेहरे पर थोड़ा डर दिखने लगा। डरो नहीं, बताओ क्या हुआ था वहां? तुम्हारी जगह धारा कैसे आई? ये सवाल शिवाय का था, जिसे सुनकर अब संजना को अंदाजा हुआ कि शिवाय को कुछ नहीं पता। उसके दिमाग के घोड़े दौड़ने लगे। ये इंसानी फितरत होती है कि गलत करने पर भी कोई अपनी गलती बताता नहीं है, और अक्सर तो खुद की गई गलतियां दिखती नहीं, और दिख जाए तो भी वो खुद मानता नहीं, और मान भी जाए तब भी किसी से कहने को तैयार नहीं होता। अब यही हाल संजना का था। कैसे बताती कि ये सब उसका किया धरा है? जो कह दिया तो अभी जो प्यार और सिंपैथी मिल रही है वो नफरत में बदल जाएगी। बताओ संजना, शिवाय ने दोबारा पूछा तो, और पास खड़ी डॉक्टर भी उसे ध्यान से देख रही थी। मुझे नहीं पता क्या हुआ था, कहते हुए उसने सबके चेहरे पर नजर डाली। इतना कहना काफी नहीं था। उत्सुकता सबके चेहरे पर दिख रही थी। वो आगे बात बनाते हुए बोली, लास्ट टाइम पर पता नहीं उस लड़की ने मान से क्या कहा कि मान ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया। उसकी बात सुनकर डॉक्टर बेदी चौंक कर बोली, अरे ये क्या बात हुई? बिल्कुल समझ नहीं आई। तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? ऐसे कैसे उसने तुमसे शादी करने से मना कर दिया और उस लड़की से शादी कर ली? मिस्टर मान तो तुमसे बहुत प्यार करते थे ना? संजना की अटपटी सी बात किसी को हजम नहीं हुई। संजना बोली, हाँ वो तो बहुत प्यार करते थे, पर संजना को अम्मान को धोखा देना और छोड़ देना दिल में साल रहा था, तो अब ये सब कहकर खुद को एक तरह से तसल्ली दे रही थी। पता नहीं कुछ महीनों से वो लड़की मान के कुछ ज्यादा ही नजदीक रहने लगी थी। शादी में भी वो हर जगह मौजूद थी। उसने क्या किया मुझे कुछ समझ नहीं आया, पर लास्ट टाइम पर मान ने मुझसे शादी करने से साफ इनकार कर दिया, और मजबूर होकर घर वालों को उस लड़की के साथ ही उसकी शादी करनी पड़ी। संजना जो मन में आया उसने वही जोड़ तोड़ कर झूठा किस्सा बनाकर सुना दिया, पर उसे नहीं पता था कि उसकी कही यह झूठी और मन की बनाई बात से शिवाय के दिल दिमाग पर क्या असर हो रहा था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि शिवाय दिल में धारा के लिए प्यार लिए बैठा है। ओह डियर, बहुत दुख हो रहा है तुम्हारे बारे में सुनकर। कितना गलत किया उन्होंने तुम्हारे साथ। तुम्हारी मम्मी कहाँ है इस वक्त? डॉक्टर बेदी ने संजना से पूछा तो संजना बोली, वो ये शहर छोड़कर चली गई। डॉक्टर बेदी उसे दिलासा देते हुए बोले, ओह बहुत गलत हुआ है तुम्हारे साथ तो। ठीक है, पर तुम अब यहाँ आ गई हो तो किसी भी बात की चिंता मत करना, हम सब हैं तुम्हारे साथ। ओके जी, थैंक यू मैम। संजना को राहत थी कि उसकी बात मान ली गई थी। डॉक्टर भी उसे तसल्ली देकर और चेकअप करके जा चुकी थी। डॉक्टर बता रही थी कि तुम्हारा अबॉर्शन हुआ है, तो क्या ये बच्चा मान का था? शिवाय ने संजना के पास आकर पूछा, पर अब इसका जवाब वो क्या देती? उसने तो पूरी कहानी ही झूठी सुनाई थी। मंच का नाम ना वो ले सकती थी, न लेना चाहती थी। इस सवाल पर उसने चुप रहते हुए मुंह फेर लिया, न चाहते हुए भी पीड़ा के भाव संजना के मुंह पर आ ही गए, जिसे शिवाय ने अपनी तरह से सोच लिया। मुझे पता नहीं था कि मान इस तरह का घटिया इंसान है। बहुत दुख हुआ जानकर कि उसने तुम्हारे साथ ये सब किया। तुम्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो मुझसे कह देना, अब मैं चलता हूँ। शिवाय संजना को हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया। संजना ने राहत की सांस ली कि उसकी बात रह गई, और अब उसे कम से कम अपने हॉस्पिटल में शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। बाहर आकर अपनी कार में बैठे शिवाय की सारी सोचें पुरानी यादों में उलझी थी। उसे यकीन तो नहीं था, पर अब शक जरूर हो गया था। धारा का अक्सर मान के साथ ऑफिस आना और साथ में जाना अब उसे समझ आ रहा था। पूरे ऑफिस में मान को अक्सर सबसे ज्यादा काम धारा से रहता था। ये वो बातें थी जिनको देखकर भी शिवाय ने कभी ध्यान में नहीं रखा, पर अब यही बातें उसके शक और नफरत को पुख्ता कर रही थी। इधर मान धारा को लेकर हवेली पहुंच चुका था। चेहरे पर स्माइल रखना, ओके?
अंदर आते हुए मान ने धारा के उदास हुए चेहरे को देखकर समझाया। आ गए आप दोनों? दोनों को साथ आता देखकर सरस्वती जी ने पूछा। हाँ दादी आ गई, कहकर मान तो सोफे पर निडाल होकर बैठ गया, पर धारा सरस्वती जी के पास जाकर खड़ी हो गई। मान ने पूछा, बाकी सब कहाँ हैं? कोई दिख नहीं रहे। विराज और सुमेर ऑफिस गए हैं, कुछ जरूरी काम से वो आते ही होंगे, और बाकी सब तैयार हो रहे हैं कुलदेवी के मंदिर जाने के लिए। अब तुम दोनों भी जाकर फ्रेश होकर तैयार हो जाओ, फिर निकलना भी है। और धारा, तुम्हारे लिए ड्रेस रखवाई है ऊपर कमरे में, तुम्हें वही पहनकर चलना है। आज ही जाना जरूरी है क्या दादी? कल नहीं जा सकते क्या? आज तो बहुत नींद आ रही है, मान ने सोफे पर ही निढाल होते हुए कहा। तो सरस्वती जी बोली, आज ही जरूरी है, सारी तैयारी भी हो चुकी है और बाकी सब भी तैयार हो रहे हैं। अब तुम भी तैयार हो जाओ, आकर आराम कर लेना। जाओ धारा, इसे लेकर जाओ, पहले ही काफी देर हो चुकी है। कहकर सरस्वती जी भी अपने कमरे की तरफ चल दी। धारा ने मान से कहा, चलिए उठिए। मान के साथ धारा भी अपने कमरे में आ गई। आते ही बेड पर मान लेटने लगा तो धारा उसे रोकते हुए बोली, अरे अरे रुकिए, क्या हुआ? मान धारा के टोकते ही उठकर फिर से बैठ गया और उसे देखने लगा। धारा बोली, दादी ने कहा है ना तैयार होने को। मान बोला, हाँ तो तुम तैयार हो, तुम्हें टाइम लगेगा, मैं तो हो जाऊंगा 5 मिनट में। धारा बोली, मैं भी 5 मिनट में ही तैयार हो जाती हूँ, मुझे भी ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब आप भी तैयार हो जाइए। मान बोला, अब आप मिस धारा चौहान नहीं, मिसेस धारा प्रताप सिंह शेखावत हो, और अपनी ड्रेस देखो उठाकर, फिर बात करना। कहकर मान फिर से आंखें मुंह दे लेट गया। अब जाकर उसका ध्यान टेबल पर रखी ड्रेस पर गया। सुर्ख लाल रंग की ड्रेस को उठाकर धारा ने देखा। जरदोजी के काम की भारी भरकम ड्रेस, साथ में खूब सारे गहने जो समझ में नहीं आ रहे थे कि कैसे क्या पहनना है। सर उठिए। ड्रेस और गहनों को देखकर परेशान हो धारा ने मान को फिर से उठा दिया। मान ने पूछा, अब क्या हुआ? वो असमंजस से बोली, ये सब। उसने मान के आगे सब कुछ रख दिया तो मान बोला, राजपुताना ड्रेस है, प्योर ट्रेडिशनल, और ये गहने इसके साथ पहनने के लिए हमारे यहाँ यही पहना जाता है खास मौक़ों पर। जाओ पहनो और तैयार हो जाओ। मान ने आराम से उसे बता दिया, पर धारा वहीं खड़ी रही। उसकी पूरी नज़र ड्रेस पर उलझी थी। क्या हुआ? उसे परेशान देखकर मान ने पूछा। उसे नींद नसीब नहीं थी। ये कैसे पहनते हैं, मुझे नहीं आता। धारा सच में परेशान दिख रही थी। अरे यार, तुम भी ना फोन निकालो और गूगल कर देख लो, या यूट्यूब पर देखो और पहनकर तैयार हो जाओ। मान ने आसान सा रास्ता सुझाया तो धारा को भी अपनी बेवकूफ़ी का ध्यान आया। उसने हंसते हुए अपने ही सिर पर एक झपत लगाई और ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम की तरफ चली गई। इधर शिवाय अपनी सोचों में उलझा हुआ था। संजना की बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके दिल में मान के लिए बहुत गुस्सा भर गया था। वो धारा को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता था। उसने मान से बात करने का सोच लिया था। वो मान को आईना दिखाकर रहेगा कि वो कितना घटिया इंसान है। बचपन से संजना की मोहब्बत का दम भरने वाले इंसान ने उसका फायदा उठाकर उसे छोड़ दिया और अब धारा को अपने जाल में फंसाकर शादी कर ली। वो गुस्से में मान से बात करने के लिए अपनी गाड़ी लेकर मान की हवेली की तरफ चल दिया, इस बात से बेखबर कि संजना के झूठे इल्जाम को मान पर लगाकर वो अपनी दोस्ती की नींव को भी हिला कर रख देगा। आगे क्या होगा? शिवाय के झूठे इल्जामों का मान पर क्या असर होगा? क्या शिवाय मान को बता देगा कि वो धारा से प्यार करता है? क्या मान गलतफहमी का शिकार हो जाएगा या फिर धारा पर विश्वास कर लेगा? संजना अब आगे क्या करेगी, देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।